हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज से हम लोगों का करंट अफेयर्स चलेगा और करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम लोग वो चीज़ें पढ़ेंगे जो पिछले साल की महत्वपूर्ण चीज़ें, जो घटनाएं हुई हैं और करंट या आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और इसके साथ में हम लोग जो वर्तमान में करंट आ रहे हैं, करंट सूचनाएं, उनके अंतर्गत जो जो क्वेश्चन बनते हैं या जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो COP26 जलवायु सम्मेलन के बारे में। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो लेक्चर। फर्स्ट है हमारा ग्लासगो के COP26 जलवायु सम्मेलन में हितधारकों का तत्कालिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना रहा कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में निर्धारित सीमा तक कटौती की जाए। यानी ग्लासगो COP26 जलवायु सम्मेलन का जो तत्कालिक लक्ष्य था वो यह सुनिश्चित करना था कि वर्ष 2030 तक जो है वो कार्बन उत्सर्जन में निर्धारित सीमा तक कटौती की जाए। दीर्घकालिक मकसद यह सुनिश्चित करता रहा है कि और जलवायु सम्मेलन का जो दीर्घकालिक मकसद है वह यह सुनिश्चित कर रहा है कि वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लिया जाए, ताकि धरती के ताप को 1.5 यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने से रोका जा सके। यानी COP26 का जो प्रमुख लक्ष्य रहा है वो 2030 तक जो है कार्बन उत्सर्जन में निर्धारित सीमा तक कटौती, तथा दूसरा उद्देश्य जो रहा इसका यह कि 1950 तक जो है वो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल किया जाए, जिससे धरती का ताप जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न बढ़ने पाए। और इस ग्लासगो COP26 जलवायु सम्मेलन के जो प्रमुख विषय रहा है, फर्स्ट है जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल में कटौती। यानी विश्व स्तर पर यह परिकल्पना बनाई गई कि हम अपने जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल में कटौती करेंगे। दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कार को अपनाने में गति लाना, यानी पर्यावरण संतुलन के लिए या ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जीवाश्म ईंधन पे आधारित जो उद्योग हैं या जो हमारी कारें चलती हैं उन चीज़ों में कटौती की जाएगी, और इलेक्ट्रॉनिक कारों को अपनाने में गतिशीलता प्रदान की जाएगी। तीसरा जो इसका रहा, चरणबद्ध तरीके से कोयला आधारित बिजली उत्पादन का अंत। चौथा, पेड़ों की कटाई पर अंकुश लगाना। पांचवा, जलवायु परिवर्तन से लोगों की रक्षा के लिए कोस्ट डिफेंस सिस्टम स्थापित करना। और छठा जो रहा है प्रमुख विषय इसका, सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। अक्टूबर-नवंबर में ग्लासगो में संपन्न सम्मेलन में कुछ बिंदुओं पर प्रगति तो कुछ बिंदुओं पर गतिरोध रहा। तो आइए चरणबद्ध तरीके से ब्यौरा हम लोग देखते हैं इसका क्या। फर्स्ट जो है वो बड़े प्रदूषकों पर नियंत्रण नहीं। जानकारों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन को थमने के लिए जलवायु न्याय आधारशिला के रूप में होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्व की 70% आबादी को अभी तक अपने विकास के लिए कार्बन स्पेस की जरूरत है और उन्हें विकसित होने से नहीं रोका जा सकता। COP26 को इसमें समानता लाते हुए कार्बन उत्सर्जन के रास्ते खोलने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, लेकिन सम्मेलन में बहुत कम प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट वाले गरीब देशों पर पेरिस समझौते के पालन के लिए जोर डालना न सिर्फ उन्हें विकास से रोकना है, बल्कि उनका माखौल यानी मजाक उड़ाने जैसा है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा पॉइंट, नेट जीरो लक्ष्य पर मामूली प्रगति। नेट जीरो के बजाय इस दशक के अंत तक उत्सर्जन कटौती पर फोकस होना चाहिए था। 7+1 यानी 7+1 में अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस और चीन देशों से उत्सर्जन कटौती
जलवायु परिवर्तन रोकने की चाबी है ताकि विकास की ओर बढ़ते अन्य देशों को कार्बन स्पेस तक पहुंच बढ़े। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट जो है वो हमारा जलवायु वित्त पर कदम नाकाफी। पेरिस जलवायु समझौता कहता है कि अमीर राष्ट्रों को 2025 तक गरीब देशों को 100 अरब डॉलर सहायता देनी थी, लेकिन यह धन प्रवाह अब तक भ्रामक रहा है। केवल जर्मनी, नॉर्वे और स्वीडन ही अपना हिस्सा दे रहे हैं। पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत यह हुआ था कि अमीर राष्ट्र जो हैं वो गरीब राष्ट्रों को 2025 तक जो वो 100 अरब डॉलर की सहायता देंगे, लेकिन यह प्रभाव वो लोग नहीं दे सके। केवल जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे जो है ये 3 देश ही 100 डॉलर में उनका जो हिस्सा होता था वो दिए। जलवायु बदलाव रोकने में पैसा जो है वो अहम है, लेकिन इसके इस्तेमाल में जो है वो पारदर्शिता भी उतनी जरूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा मसलन विकासशील भारत के 2070 नेट जीरो के लक्ष्य की आलोचना की। इसमें भारत ने जो कहा 2070 तक कार्बन के उत्सर्जन के नेट जीरो की बात की, उसकी जो है आलोचना की गई। असल में ऐतिहासिक रूप से बड़े प्रदूषक देशों को कम उत्सर्जन का भार अपने कंधों पर लेना सुनिश्चित करना चाहिए था, लेकिन फिलहाल वे अभी बहुत कम भूमिका निभा रहे हैं। नेक्स्ट चौथा पॉइंट जो है हमारा कोयले पर कवायद रही विफल। मतलब COP26 में कोयले पर जो कवायद जो विचार किया गया वो विफल रही। इसमें जो पॉइंट्स है हमारा विकासशील राष्ट्रों को आर्थिक तरक्की के लिए कोयले की जरूरत है। उन पर इसका इस्तेमाल रोकने का दबाव बनाया जा रहा है। यानी विकासशील राष्ट्रों को अपनी आर्थिक तरक्की के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा कोयले की ज़रूरत है और उन पर कोयले के इस्तेमाल का रोक लगाई जा रही है, इसका दबाव बनाया जा रहा है। COP26 ने समझौता ड्राफ्ट में अंतिम वक्त पर भारत व चीन के हस्तक्षेप के यानी COP26 समझौते के अंतर्गत जो ड्राफ्ट था उसमें अंतिम समय में भारत और चीन ने हस्तक्षेप के बाद जो है फेज आउट की जगह यानी कोयला आउट बाहर करने की जगह फेज डाउन यानी कोयला धीरे धीरे कम करेंगे के इस्तेमाल का समर्थन किया। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट जो है चीन से निपटने पर यथास्थिति बरकरार। वैश्विक मंच से चीन को कटघरे में खड़ा करना चाहिए था। ड्रैगन ने दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक होने के बावजूद, ड्रैगन यानी चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक होने के बावजूद कार्बन डाइऑक्साइड घटाने के लक्ष्य नहीं दिए हैं। यह अकेले इस दशक के लिए शेष 33% कार्बन बजट भी इस्तेमाल कर लेगा। कोयले से बिजली उत्पादन न घटने तक चीन कार्बन तटस्थ नहीं होगा। भले ही चीन कह रहा हो कि वह विदेश में कोयला पावर प्लांट नहीं लगाएगा, लेकिन अपने घर को लेकर वह चुप रहा। जानकारों के मुताबिक असल में चीन को विकासशील देशों के समूह से हटाया जाना चाहिए। यानी इस पॉइंट में जो बताया गया है कि चीन ने जो सबसे ज़्यादा विश्व में कार्बन उत्सर्जित करता है, उसने जो है कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है उसको निर्धारित नहीं किया, बल्कि उसने यह कमिटमेंट किया है कि वह विश्व के अदर राष्ट्रों में जो गरीब देश हैं वहाँ पर कोयले से बिजली नहीं बनाएगा या कार्बन उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन वह अपने क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कोई भी अपना प्लान या विचार नहीं व्यक्त किया। इसके मुताबिक जानकारों का कहना है कि असल में चीन जो है वो अब विकासशील देशों के समूह से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि चीन अब विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने लगा है। नेक्स्ट है नुकसान और क्षतिपूर्ति पर भी नहीं बढ़े कदम। यानी COP26 में जो है वो नुकसान और क्षतिपूर्ति पर भी कदम नहीं बढ़ाए गए। इस मुद्दे पर पेरिस समझौते में गहरी खामियां हैं। नुकसान और क्षतिपूर्ति को मुआवजा या दायित्व के रूप में नहीं माना जाता। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पर फिर से काम करने की जरूरत है। COP26 में इसे स्थायी एजेंडा बनाकर
पीड़ित देशों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए था। नेक्स्ट हमारा है सहमति के बिंदु पर क्या ये पर्याप्त है? अब हर 5 साल के बजाय अगले साल तक तमाम देश अपनी 2030 क्लाइमेट कार्रवाई योजना या एनडीसी यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योजना को ज्यादा मजबूत करेंगे। दूसरा पॉइंट जो है मिटिगेशन महत्वाकांक्षा और उसके क्रियान्वयन को फौरन बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना बनाई जाएगी। तीसरा पॉइंट जो है इसके अंतर्गत 2030 तक क्लाइमेट एक्शन टारगेट को बढ़ाने के लिए देश के मंत्रियों की वार्षिक बैठक बुलाई जाएगी। और चौथा जो है वो कोयले का उपयोग घटाने और जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी खत्म करने के प्रयास किए जाएंगे। इन बातों पे जो है इन 4 पॉइंट्स पे जो है वो कुछ सहमत बनी है, पर्याप्त सहमति है। नेक्स्ट हमारा जो अगला पॉइंट है अमीर देशों द्वारा वित्त पोषण में विफलता। भारत विकसित देशों पर जलवायु वित्त पोषण की प्रतिबद्धता पूरी करने के लिए दबाव डाल रहा है। उसने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक कार्रवाई के लिए समय पर पर्याप्त वित्त पोषण की आपूर्ति आवश्यक है। भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि विकसित देशों ने 2009 में विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के वास्ते 2020 तक हर साल $100 अरब जुटाने की प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन यह वादा विकसित देशों द्वारा पूरा नहीं किया। जरूरत और धन जुटाने के बीच बड़ा अंतर देखते हुए वित्त पोषण बढ़ाने की सख्त आवश्यकता है। ये पॉइंट हमारा अमीर देशों द्वारा वित्त पोषण में विफलता के अंतर्गत है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कुछ महत्वपूर्ण सहमतियां जो बनी इस COP26 के अंतर्गत। मीथेन उत्सर्जन व जंगल काटने पर प्रतिबद्धताएं। दुनिया के 90 देशों ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के नेतृत्व में मीथेन उत्सर्जन 2020 के मुकाबले 2030 तक करीब 30% घटाने का वादा किया। मीथेन कार्बन के बाद पृथ्वी के वातावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने और गर्मी बढ़ाने वाली गैस माना जाता है। वहीं ब्रिटेन ने बताया कि जंगलों को काटने से रोकने के लिए 100 देशों ने समझौते की सहमति दी है। इन देशों में दुनिया के 25% जंगल हैं। यानी जंगल को काटने के रोकने के लिए जो 100 देशों के समझौते पर सहमत दी है, इन्हीं 100 देशों में दुनिया का 85% जंगल है। 2030 तक यह जंगल कटने से न केवल रुकेंगे बल्कि और बढ़ने लगेंगे। पृथ्वी पर जीवन बचाने की आशा जागती या दोनों घोषणाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की जलवायु कॉन्फ्रेंस की प्रमुख उपलब्धियों में गिनी जा रही हैं। कार्बन के बाद सबसे खतरनाक कही जाने वाली मीथेन कुछ मायनों में तो कार्बन से भी ज्यादा खतरनाक है। अब ये पॉइंट्स जो हमारा है कार्बन यानी मीथेन गैस के बारे में है कि मीथेन गैस हमारे वायुमंडल के लिए कितनी खतरनाक है और किस प्रकार से, तो इस विषय में हम लोग जानते हैं। कार्बन के बाद सबसे खतरनाक कही जाने वाली मीथेन जो है वो कुछ मायनों में तो कार्बन से भी ज्यादा खतरनाक है। यह ज्यादा गर्मी संरक्षित करके रखती है, यानी मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से जो है ज्यादा गर्मी संरक्षित करके रखती है, वातावरण में तेजी से फैलती है, यानी यह पृथ्वी का तापमान जो है कार्बन की तुलना में तेजी से बढ़ा सकती है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट जो है मीथेन के बारे में, जंगलों को पृथ्वी के फेफड़े और कार्बन व मीथेन जैसी गैसों का नुकसान कम करने का प्रमुख स्रोत माना जाता है। जंगलों को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में और कार्बन और मीथेन जैसी गैसों का नुकसान जो करती हैं उसे कम करने का प्रमुख स्रोत माना गया है। लेकिन जंगल से मिलने वाली लकड़ी और पेड़ काटकर खेती करने को ज्यादा फायदेमंद मानने की प्रवृत्ति ने इसका विनाश किया है। यानी जंगलों का विनाश जो है वो जंगलों से मिलने वाली लकड़ी काटकर और खेती करके जो है, खेती के लिए भी जंगल जलाए जाते हैं, ये चीजें जो हैं ज्यादा फायदेमंद मानी गई और इसने जो है इस प्रवृत्ति ने जो है वो जंगलों का विनाश किया। इसे रोका गया तो पृथ्वी का वातावरण
सुधारा जा सकेगा। अगर इन चीज़ों को रोका जाए, यानी जंगल काटने से रोका जाए और जंगल काट कर उस पर कृषि करने से रोका जाए, तो काफ़ी हद तक जो है वो वातावरण का सुधार किया जा सकेगा। नेक्स्ट हमारा है ग्लासगो घोषणा पत्र। ग्लासगो घोषणा पत्र के अंतर्गत कार और वैन से निकलने वाले हानिकारक धुएं से दुनिया को मुक्त बनाने में ग्लासगो घोषणा पत्र अहम भूमिका अदा कर सकता है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में पर्यावरण सुधार की लगातार चर्चा के बाद ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने और कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले वाहनों की संख्या बढ़ाने पर सहमति बनी। इस प्रक्रिया में, यानी जो ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन के प्रोत्साहन की बात की गई, इस प्रक्रिया में जो है 2035 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले वाहनों का बाजार में प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। संकल्प पत्र पर बड़ी कार निर्माता कंपनी फोर्ड और जनरल मोटर ने दस्तखत किए हैं। यानी जो ग्लासगो घोषणा पत्र में इलेक्ट्रॉनिक कार के बढ़ावा देने की बात की गई है, इसके अंतर्गत जो है वो विश्व की बड़ी कार निर्माता कंपनी फोर्ड और जनरल मोटर ने दस्तखत किए। इसके अतिरिक्त वाहन निर्माता कंपनी वोल्वो, मर्सिडीज बेंज, चीन की VID कंपनी लिमिटेड और टाटा समूह की जुगारू लैंड रोवर ने 2040 तक जो है कार्बन उत्सर्जन कम करने का संकल्प लिया है। दुनिया में प्रदूषण फैलाने वाले तीसरे सबसे प्रमुख देश भारत ने भी संकल्प पत्र पर दस्तखत की। यानी जो ग्लासगो का घोषणा पत्र है उस पे जो है कारों को, इलेक्ट्रॉनिक कारों को बढ़ावा देने का जो समझौता हुआ है, उसके अंतर्गत भारत ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कोयले के इस्तेमाल का प्रश्न। अब प्रश्न ये बनता है कि ग्लासगो 26 के अंतर्गत कोयले का इस्तेमाल पर प्रश्न कैसे बना, ये चीजें हम लोग देखते हैं। पृथ्वी को बचाने के लिए 200 देशों की भागीदारी वाली संयुक्त राष्ट्र की 26वीं कॉन्फ्रेंस में भारत ने आखिरी समय में समझौते में ऊर्जा उत्पादन में कोयले का उपयोग रोकने के मामले पर आपत्ति जताई। यानी जो कोयले के इस्तेमाल का प्रश्न बना था, भारत ने COP26 में इस समझौते में उत्सर्जन ऊर्जा उत्पादन में कोयले के उपयोग के मामले पर जो है आपत्ति जताई है। इसके बाद रोकने शब्द को घटाने में तब्दील किया गया और भारत ने COP26 भारत के आग्रह पर कोयला का इस्तेमाल को रोकने के बजाय कोयले का इस्तेमाल घटाने में तब्दील कर दिया गया। चीन व ईरान ने इस पर भारत का साथ दिया और चीन और ईरान ने भी कोयले का उपयोग जो है घटाने पर भारत का साथ दिया। हालांकि यूरोपीय संघ व अमेरिका सहित कई देश और संयुक्त राष्ट्र संघ अध्यक्ष इससे तो खुश नहीं थे, लेकिन उन्हें भारत के तर्कों से सहमत होना पड़ा। अब कोयले का उपयोग ऊर्जा खपत में शनै यानी धीरे धीरे कम किया जाता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्लोबल रेसिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव यानी GRII। 10 वैश्विक संगठनों ने 2021 में संयुक्त राष्ट्र यानी UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP26 में यानी COP26 में ग्लोबल रेसिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव यानी GRII की शुरुआत की है। इसके लिए यानी GRI की शुरुआत जो है वो COP26 में की गई। इसके लिए उन्होंने अपनी ओर से आंशिक तौर पर फंड दिया है और इसी तरह से बीमा क्षेत्र का साझेदार संस्थाओं से धन प्राप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत जो 2 पॉइंट्स हैं वो GRII सभी क्षेत्रों तथा भौगोलिक क्षेत्रों में लचीलेपन के आकलन के लिए वैश्विक स्तर पर सुसंगत मॉडल मुहैया कराएगा। दूसरा पॉइंट जो है GRII सरकारों, अकादमी जगत, बीमा और इंजीनियरिंग के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित एक दूसरे क्षेत्र के बीच जोखिम मॉडलिंग
अनुभव का उपयोग करेगी। ये दो कार्य जो है वो GRII के होंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा IPCC की छठी रिपोर्ट जो है वो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IIPC का जो फुल फॉर्म हुआ वो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की छठी रिपोर्ट के बाद यह पहला सम्मेलन 2020 में कोविड के कारण नहीं हुआ। IPCC रिपोर्ट के मुख्य बिंदु जो है वो कार्बन और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में व्यापक कटौती न होने पर वैश्विक तापमान बढ़ोतरी 2 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी रिपोर्ट जो इसकी है, ग्लोबल वार्मिंग जारी रहने से मौसम का चरम रुख और उग्र होने की आशंका है। तीसरा पॉइंट जो इसका है, ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस होने पर जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में होने वाले बदलाव व्यापक होंगे। चौथा पॉइंट जो है, मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए कार्बन उत्सर्जन को शून्य लाना होगा। पांचवा जो पॉइंट है, मिथन उत्सर्जन में ठोस कटौती से एयरसोल प्रदूषण गिरेगा, इससे तापमान में बढ़ोतरी रुकेगी और हवा की गुणवत्ता सुधर जाएगी। अब जो है हम लोग देखते हैं भारत के संकल्प स्तंभ। मोदी का पंचामृत मंत्र जो है ग्लोबल COP26 में जो है वो भारत की तरफ से मोदी ने एक पंचामृत का सुझाव पेश किया, जो हम लोग देखते हैं कि यह किस प्रकार है, क्या चीज़ें हैं इसमें। मोदी ने जलवायु सम्मेलन में संकट से निपटने के लिए पंचामृत का फार्मूला दिया और कहा कि भारत अपनी सभी नीतियों के केंद्र में जलवायु परिवर्तन को रख रहा है। यानी मोदी ने जलवायु संकट में जो पंचामृत फार्मूला दिया है और कहा कि भारत अपनी सभी नीतियां जो बना रहा है उसके केंद्र में जो है वो जलवायु परिवर्तन को रख रहा है। प्रधानमंत्री ने ऋग्वेद की 2 पंक्तियां संगच्छाम संबद्धम सम वो मानसम जान तम से संबोधन की शुरुआत की। कहा इसका अर्थ है कि सभी आपस में मिल बैठकर, यानी जो ऋग्वेद की 2 पंक्तियों से मोदी ने शुरुआत की उसका अर्थ है कि सभी आपस में मिल बैठकर चर्चा करें। उन्होंने कहा हमें पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को वैश्विक मिशन बनाना होगा। मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ दुनिया की 70% आबादी है, लेकिन उत्सर्जन में हिस्सा सिर्फ 5% है, फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। यह पक्ष जो है मोदी जी ने COP26 में भारत की तरफ से रखा। अब प्रश्न बनता है, क्या है पंचामृत फार्मूला या 5 लक्ष्य संयोजन जो है वो क्या क्या है। तो फर्स्ट जो है, भारत 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, भारत 2030 तक जो है स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा जो है, हम 2030 तक अपनी जरूरत की 50% ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा से पूरी करेंगे। तीसरा जो है वो 2030 तक अनुमानित उत्सर्जन में 1 अरब टन उत्सर्जन कम करेंगे। चौथा जो है, अपनी अर्थव्यवस्था में कार्बन गहनता में 45% तक की कमी ले आएंगे। और पांचवा जो है वो वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने को लेकर प्रतिबद्ध। ये 5 लक्ष्य जो है ये पंचामृत योजना के अंतर्गत। उसके बाद हमारा आता है भारत की प्रतिबद्धताएं। फर्स्ट जो है, साल जो ये 5 चीजें हम देखें वो भारत की प्रतिबद्धताएं हैं, तो उसके अंतर्गत हमारा साल 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता 500 गीगावाट कैसे की जाएगी, उन चीजों के बारे में देखते हैं। भारत के केंद्रीय ऊर्जा प्राधिकरण ने पहले ही 2030 तक यह लक्ष्य दे दिया है। यानी COP26 सम्मेलन के पहले ही भारत के केंद्रीय ऊर्जा प्राधिकरण ने इस लक्ष्य को दे दिया था। इनके अनुसार 2019 में हम गैर जीवाश्म ईंधन से 134 गीगावाट बिजली बना रहे हैं।
बना रहे थे, जो 2030 तक 522 गीगावाट तक बढ़ाई जाएगी। इसमें सौर ऊर्जा से 280 गीगावाट और पवन ऊर्जा से 140 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा। नेक्स्ट जो है हमारा 2030 तक ही हमें कुल 2,51,800 करोड़ यूनिट बिजली की जरूरत होगी, जो 2019 में 1,37,600 करोड़ यूनिट थी। इसके लिए कुल 817 गीगावाट क्षमता से हासिल करनी होगी। नेक्स्ट हमारा है 2.5% यानी 2.5% बिजली अक्षय ऊर्जा से। 2019 में देश अपनी जरूरत की जो है 9.2% बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बना रहा था। इसे 2030 तक 50% तक पहुंचाना होगा, यानी जो हम 9.2% बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोत से बना रहे हैं वो चीज हम 2030 तक जो है 50% करेंगे। कुल 630 गीगावाट क्षमता देश को अक्षय ऊर्जा की हासिल, यानी कुल जो है 630 गीगावाट क्षमता देश की अक्षय ऊर्जा की हासिल करनी होगी। नेक्स्ट तीसरा जो है इसके अंदर कोयले पर निर्भरता घटेगी। इससे जो है वो 2019 में करीब 228 गीगावाट क्षमता के साथ देश की 63% बिजली कोयले से बन रही थी, जो है 2030 तक जो है कोयले पर निर्भरता घटकर 56% रह जाएगी। चौथा पॉइंट जो है कार्बन उत्सर्जन में 100 करोड़ टन की कमी भी आएगी इन चीजों से। 2021 में भारत 2.88 गीगावाट यानी 100 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहा है। यह वृद्धि चलती रही तो 2030 तक का आंकड़ा 3.48 गीगाटन हो जाएगा। भारत में इसे 1 गीगाटन कमी करेगा और भारत इसमें से जो है 1 गीगाटन की कमी करेगा। पांचवा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके अंतर्गत जो होगा, हमारा प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन अमेरिकियों से 4 गुना कम है। भारत ने प्रति व्यक्ति 22% कार्बन उत्सर्जन कमी का भी लक्ष्य बनाया है। यह लक्ष्य जो है 2030 तक 2.98 टन पहुंच सकता है। अब इसे 2.31 टन पर लाया जाएगा। वहीं अमेरिकी जो है वो 9.42 टन और यूरोपीय संघ जो है वो 4.12 टन और चीनी जो है वो 8.88 टन उत्सर्जन कर रहे होंगे। तो इन लोगों से हमारी प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन भी वो कम रहेगी। नेक्स्ट जो है हमारा स्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइसलैंड स्टेटस। भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और छोटे द्वीप विकासशील देशों के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस आइसलैंड स्टेटस नाम से एक नए समूह की पहल की। यह समूह COP यानी COP26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलन के अवसर पर अस्तित्व में आया। इस मंच का मकसद जो है यानी स्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइसलैंड स्टेटस का जो है, इस मंच का मकसद जो है ऐसा गठजोड़ तैयार करना है जो द्वीपीय देशों में प्राकृतिक आपदाओं के समय पर टिके रहने वाले और आर्थिक नुकसान को कम करने वाले बुनियादी ढांचे का विकास करे। उसके बाद आता है हमारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। भारत में ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से वन सन घोषणा पत्र को जारी किया। यानी भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना का संयुक्त रूप से घोषणा पत्र जारी किया। ब्रिटेन के सक्रिय रूप से इस घोषणा पत्र में शामिल होने से GGIOS के साथ इंटरनेशनल सोलर
अलायंस के भारत के नेतृत्व को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। आईएसओ की मांग को एकीकृत करने और सौर ऊर्जा के लिए वित्तीय उपायों की लागत घटाने के लिए बनाया गया था। अगर सभी देशों की ग्रिड को जोड़ने में सफलता मिल जाए तो यह ऊर्जा स्वतंत्रता, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती हुई अर्थव्यवस्था को स्वच्छ ईंधन को तेजी से अपनाने में सहायक हो सकता है। यानी वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो है अगर सफल हो जाता है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए जो है स्वच्छ ईंधन को और तेजी से अपनाने में सहायक हो सकता है। ग्रीन ग्रिड की पहल बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षय ऊर्जा से बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी, उत्सर्जन में कटौती करने की किसी भी रणनीति के लिए प्रमुख आधारों में से एक है। इसके साथ अलग अलग टाइम जोन को जोड़ने वाली ग्रिड दोनों ही सिरों पर अक्षय ऊर्जा को बेहद खर्चीले स्टोरेज का एक महत्वाकांक्षी विकल्प पेश करती है। यह यानी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो है न केवल जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करेगी बल्कि ऊर्जा सुरक्षा को भी बढ़ाएगी और विकास प्राथमिकताओं को भी पूरी करेगी। तो फ्रेंड्स, यह हमारा COP26 जलवायु सम्मेलन के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे कंप्लीट हुए। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।